दोस्तों, आज हम लोग विद्युत के दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसके बारे में तो हम लोग जान गए कि किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है और धारा का मान कितने के बराबर होता है। तो आपने देखा था कि विद्युत धारा जो होती है I बराबर होता है Q/T। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब बात यह है कि धारा प्रवाहित होने लगी, इसमें आप ये भी जान गए कि प्रति सेकेंड में जितनी धारा जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी भाषा में बता दिया कि जिसके अगर बटे में हर में अगर समय है तो उसकी परिभाषा बिल्कुल आसान कर देते हैं। उस जो हर में जो समय होता है ना उसको दर कहते हैं। क्या कहते हैं? दर कहते हैं। तो डायरेक्ट आप कहिए जो ऊपर वाला है उसकी दर को, जिसे ऊपर क्या है? आवेश है, तो आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा आपने जाना, ठीक है। तो ये आप एक चीज जानकारी रखिए कि कोई चीज अगर प्रवाहित होती है, कोई चीज जाते हैं। अब आप छोड़िए, ये बताइए भैया, आप जब रास्ते में जाते हैं और हवा तेज बहती है, तो हवा तेज बहती है तो आपकी साइकिल या आप जाते पैदल भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? झोंकलाए जाते हैं। क्या कहते हैं? झोंकला, मतलब उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि आप अपने मार्ग से क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाते हैं। झोंकलाने का मतलब इधर उधर हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जब झोंकलाए जाते हैं इसका मतलब है कि वो हवा आपको क्या कर रहा है? अपने मार्ग, आपके मार्ग को अवरोध कर रहा है, रोक रहा है। तो अब हवा तेज चल रही तो पता चल गया, लेकिन अगर भी जान लीजिए कि हवा नहीं चल रही तब भी आप जानते हैं कि वायुमंडल में हवा होती है। और हवा जब होती है उसका दबाव जानते कितना होता है? हवा का जो दबाव होता है वो हमेशा एक वायुमंडलीय दाब उसको बोलते हैं। अगर दाब का जो मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वो उसका मान होता है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पे इतने न्यूटन का 10⁵ समझ ही रहे ना। 1.0 हटा देंगे तो 0 1 और 2 0 जो 2 से शुरू हुआ है 2 घटवा 0.0 हटाने में चला जाएगा, तो बाकी कै ठो बच गया? 3 ठो बच गया ना। तो 3 जो 0 इधर आगे लगा रहा। अब बतावा कितना हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख समझ गए? 1,01,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब हमेशा लगता है। आप हवा तेज चले चाहे तेज चलती है तो वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल पोजीशन पे वायुमंडलीय दाब कितना लगता है? वायुमंडल का दबाव, वायुमंडल में वायु का द्रव्यमान, वायुमंडल समझते हैं जिससे वायु होती है। तो हम जब चाहते हैं ना तो ये हमारे प्रति मीटर स्क्वायर माने एक आपका फरांट जितना हो, आप लंबे चौड़े हैं, मोटे हैं तो फरांट बढ़ जाएगा। अब पतले दुबले हैं तो उसका फरांट कम हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो ये दाब का हो जाएगा, उतना बल कम लगाना पड़ेगा। और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो बल अधिक लगाना पड़ेगा। ये जानिए प्रतिश का मतलब होता है जितना ही क्षेत्रफल बढ़ेगा और उतना ही दाब अधिक लगाना पड़ेगा। तो ये समझिए कितना दाब हमेशा लगता है, तो दाब लगता है। लेकिन ये आपके पास जो बल है ना, इससे न्यूटन से इतना न्यूटन से आपके पास अधिक बल है। अभी जानिए कि मेरे पास बल कितना है, तो जितना दाब लग रहा है समझ लीजिए कि आपके पास कितना बल है। आपका बहुत सा बल है, आप अपने बल को जानते नहीं हैं, तो जानिए कि आपके पास बल कितना है। बहुत बल है, अतिरिक्त बल है, पता नहीं चलता है। तो वैसे ही जो है ना, ये जब जाते हैं तो पता चलता है कि भाई हवा चलती है तो आपके मार्ग में क्या करते अवरोध है और इधर उधर कर देता है, डिस्टर्ब करता है मार्ग में। वैसे ही पानी अगर जाता है ना, पानी किसी नदी में नाली में बह रहा है और उसमें अगर घास फूस किनारे होते हैं ना, गांव में आप देखे हैं तो घास फूस होते हैं तो वो मार्ग में पनिया को रोकते हैं, पानी को रोकते हैं। तो जो मेड़ होती है ना उसमें छिद्र करके वो क्या होते हैं? बहने, पानी बहने इधर उधर होने लगता है। अब क्या करते हैं किसान लोग? उस घास को, मेड़ से जो घास है ना उसको नोच लेते हैं, उसको फावड़े से साफ कर लेते हैं। तब साफ कर तो पानी हर हर चला जाता है, जो मार्ग में रुकता नहीं। तो कहने का मतलब फिर भी वो उसका नीचे घर्षण कुछ न कुछ रुकता है। तो बताइए ये कि जब हर चीज के मार्ग में अवरोध होता है तो ये बताइए कि जब आवेश प्रवाहित होता है, ये इस तरवा मान लीजिए तार है, इस तरवा में जब आवेश प्रवाहित हो रहा है, जा रहा है,
अच्छा एक बात बताइए कि आवेश प्रवाहित नली है तो उसमें तो इसमें कौन सा छिद्र है कि कैसे जा रहा है, आवेश कैसे जाएगा, इसमें कोई छिद्र है? जब आप पलक में खोद देते तरवा में लाइनियाँ बहने लगती है, तरवा में लाइनियाँ बहने लगती है, चलने लगती है, कहते हैं कि लाइनियाँ इसमें बह रही हैं। लाइनियाँ बहने का मतलब है कि नली तो है नहीं कि नलिया में वो एकदम पूरा घुस के जा रहा है, ऐसा नहीं ना हो रहा है। जब घुस के नहीं जा रहा है तो कैसे जा रहा है, ये थोड़ा सा बताइए डिटेल में। तो हम बताते हैं, ये जो है ना जाता है, इसके लिए नली नहीं होती है, जाने का काम ले जाने का काम होता है इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पीरियड जब वो है उस पर लगाते हैं प्लस, और ये जो प्लस है जब वो इलेक्ट्रॉन की ओर माइनस की ओर जाता है और इलेक्ट्रॉन ठीक उसके स्थान को बगल करता है। जैसे कि आप पानी में किसी चीज़ को डालिए, चाहे आप ही कूद जाते हैं तो पनिया का होता है बाहर निकल जाता है, मतलब पनिया की जगह पर आप चले गए ना तो पनिया का होता है बाहर चले जाता है। तो जो ही वो इलेक्ट्रॉन जहाँ गमन करता है तो उसका जगह वो गमन कर लेता है। तो इस प्रकार से उनके जो आवेश है वो बिना अपना स्थान छोड़े ही, मतलब वो एक दूसरे से, वो बगल वाले इलेक्ट्रॉन को, वो बगल वाले इलेक्ट्रॉन को, बगल वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उनका चार्ज मतलब इधर की ओर आने लगता है। मतलब वो जहाँ से जो प्लस आया उस प्लग में कहा जाने लगता है, इलेक्ट्रॉन जाने लगता है, और उसमें जो है आवेश धन आवेश जाने लगता है। तो यही होता है, बिना स्थान छोड़े, बस केवल उनका जो चार्ज है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्वर्ट, वो जो परमाणु नहीं हटता है, परमाणु नहीं हटता है, वो कण नहीं हटता है, उसका जो आवेश है केवल वो हटता है, आवेश हटता है। जो आवेश उसमें बताया गया है कि 1.1 इलेक्ट्रॉन को जो आवेश है 1.6×10⁻⁻19 कूलाम, वह आवेशवा का होता है, हट जाता है। आवेशवा का मतलब ये जो है ना, ये आवेशवा यहाँ चला आता है, ये आवेशवा यही प्लस वाला यहाँ माइनस वाला, तो इस तरह से वो धीरे 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 क्या होता है कि एक यहाँ पर तरवा पलकवा में खोजते हैं ना, और वो वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ तक है उसका इंड पोजीशन वहाँ पहुँच जाता है। तो पहुँच जाता है मतलब ऐसे ही चला, उम्र नली नहीं होती है। तब ये बताइए कि अगर जा रहा है तो तब भी तो कुछ न कुछ उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता होगा, अवरोध होता है, हर कोई के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, चाहे वो जो भी है, कुछ नहीं कुछ अवरोध उत्पन्न होता ही है। तो जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी अवरोध का के कारण उसको कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। और जो वो अवरोध उत्पन्न होता है ना, वो अवरोधवा हम कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब ऐसा हूँ कहते हैं कि कौनों के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, बाधा, बाधा समझ में, बाधा, बाधा मतलब रुकावट, वो रुकावट उत्पन्न होता है, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो प्रतिरोध की परिभाषा यही हुई कि जब आवेश किसी मार्ग में, किसी चालक में प्रवाहित हो रहा है तो उसके मार्ग में, आवेश के प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न हो रहा है उसी रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। तो यह विद्युत प्रतिरोध होता है, वो हर कोई के मार्ग में रुकावट होता है, बाधा होती है, लेकिन इस लाइन में सबका क्वालिटी के अनुसार होता है, गुण के अनुसार उसके जो है कि हम उसका नाम देते हैं। तो विद्युत में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, आवेश के प्रवाह में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको कहते हैं विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब ये जो रुकावट होगा ना तो उसको काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए वो कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, वो जैसा होगा वैसा ही काम कर। भाई हम यहाँ से यहाँ स्थान छोड़ रहे हैं, आप जानते हैं कि अपनी दिशा में अगर विस्थापित हो रहा है तो कार्य करते हैं, उसको कार्य कहते हैं। तो कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य करने की क्षमता को, उस कार्य जब यहाँ से वहाँ ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को, उस आवेश द्वारा जो कार्य किया जाता है उस चालक में जाने के लिए, उसी को हम कहते हैं विभव। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, विभव। तो प्रतिरोध समझ गए? प्रतिरोध ने बताया, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, क्या बताया? विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध को हमने बताया कि उस चालक, किसी चालक के मार्ग में, आवेश प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इन प्रतिरोधों को ना आर से दिखाते हैं, बड़का आर। किसे? बड़का आर, कैपिटल आर, आप जानते हैं ना, ये कैपिटल आर से दिखाते हैं प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध को कैपिटल आर से दिखाते हैं, और इस प्रतिरोध के कारण जो उसको कार्य करना पड़ता है आवेश को जाने में, उस कार्य को हम कहते हैं विभव। क्या कहते हैं? विभव। वोल्टेज कहते हैं। आवेश प्रवाह के कारण
उसके मार्ग में या उसके आवेश के द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम कहते हैं विभव कहते हैं। अगर Q कूलाम का आवेश है और W कार्य करते हैं तो विभव बराबर क्या हो जाएगा W/Q। क्या हो गया W/Q। विभव की परिभाषा ये हुई कि किसी चालक में एक सिरे से जिधर भी अनंत की ओर बहुत लंबा तरह कहाँ न पता जा रहा है तो अनंत तक जाने में जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विभव। अगर वह विभव के मान लीजिए वो तार का अगर सिरा पता हो गया कि एक सिरा यहाँ एक सिरा यहाँ है तो भाई ये दोनों का पता हो गया कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो यहाँ से यहाँ तक जब दोनों सिरा पता हो गया तो इन विभव में होता है सिरा समझना कि जो फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट जाने में जितना कार्य किया जाता है उस आवेश द्वारा उसको कहते हैं विभवांतर। मतलब इन विभव को यहाँ का देखिए विभव यहाँ से विभव यहाँ पे गया तो यहाँ से यहाँ का विभव क्या होगा अधिक होगा, यहाँ पे क्या होगा कम होगा। विभव समझते हैं ना, हम बता देते हैं आपको, विभव नहीं समझ में आ रहा होगा विभव बता देते हैं। जैसे कि अब ई एकदम समझ लिया नहीं समझ जाए ई का है कोई बर्तन है, बर्तन समझ रहे हैं जिसमें पानी भरा है, क्या भरा है पानी भरा है और इनका सिरा ऐसे मिला दिए बीच से तो पानी इधर से इधर की ओर क्या होता है जाने लगता है। पानी इसमें से इसमें तभी जाएगा जब इसका सिरा क्या होगा ऊपर होगा, इसका क्या होगा नीचे होगा, कम होगा। तो वैसे ही आवेश होते हैं ना, प्रवाह आवेशों का जो प्रवाह होता है वो विभव पर निर्भर करता है कि उच्च विभव से आवेश हमेशा निम्न विभव की ओर जाता है। सिरा मतलब इनकी सिरा क्या है, इनकी जो ये हाइट है, पानी की जो हाइट है वो जितनी ऊंचाई है वही इसका क्या कहलाता है विभव कहलाता है। तो उसी तरह से आवेश में भी चालक में भी निश्चित रूप से जो पहला सिरा होगा उसका विभव क्या होगा ऊपर होगा, अधिक होगा, दूसरे वाले का विभव क्या होगा कम होगा। तो उन विभवों का जो अंतर होता है, उन विभवों का अंतर डिफरेंट कितना है उसी को कहते हैं विभवांतर। विभवांतर मतलब विभवों का अंतर। तो विभव समझ में आ गया। विभव मतलब ये होता है कि कितना पानी भरना है इससे नहीं मतलब है, कितना लंबा चालक है, कहाँ तक जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट पता है कि यहाँ से जा रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, आवेश प्रवाह हो रहा है। तो उस चालक में आवेश प्रवाह को, उस आवेश में आवेश प्रवाह के कारण जितना कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विभव कहते हैं। तो वो विभव हमेशा फर्स्ट पॉइंट का होता है, एंड पॉइंट का नहीं होता है। एंड पॉइंट का नहीं होता है इसलिए कि उसका एंड पॉइंट पता ही नहीं है, वो फर्स्ट पॉइंट पे निर्भर करता है कि फर्स्ट पॉइंट को कितना आप दे रहे हैं विभव। तो लेकिन जब दोनों का अगर विभव पता है, दोनों के सिरे पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो दोनों के विभव का जो अंतर होता है उसको कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं विभवांतर। विभवांतर अर्थात एक सिरे से, किसी चालक के एक सिरे से, अगर ये सिरा है, ई का है, बी सिरा है, तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किए गए कार्य को उस चालक का विभव कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को दिखाते हैं V से, V बराबर हो गया W/Q। Q आवेश हो गया, कौन सा आवेश प्रवाहित हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कार्य किया गया, कार्य को किससे दिखा दिया W से। तो विभवांतर बराबर हो गया W/Q। क्या हो गया विभवांतर बराबर W/Q। अब विभवांतर का मात्रक निकालना है तो आप जानते हैं मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कैसे करते हैं। ये W का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, इसका मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक विभवांतर की बात करेंगे तो कहेंगे विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। बट एसआई पद्धति में V का मात्रक, इसका एक अलग मात्रक दे दिया जाता है, इस मात्रक को वोल्ट कहते हैं। वोल्ट वैज्ञानिक का नाम भी है, उन्होंने इसके जिक्र किए थे इसलिए इसका नाम पड़ गया वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो गया विभवांतर का मात्रक वोल्ट। अगर आपका नाम अगर खिलावन है और आप खिलावन जी जो है आप अगर विभवांतर की आप खोज कर दिए होते ना, परिभाषा दे दिए होते ना, तो आपका नाम रख दिया जाता विभवांतर का मात्रक क्या हो गया खिलावन। क्या होता है खिलावन। अगर बुझावन दे देंगे तो बुझावन हो जाएगा कि विभवांतर का मात्रक क्या हो गया
बुझावन, लेकिन वोल्ट ने दिया इसलिए इसका नाम पड़ गया वोल्ट। अगर आपको भी देना है तो आप भी दे सकते हैं, खिलावन, बुझावन, रूपावन, हंसावन, बुझावन, जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर किसे कहते हैं? फिर से मैं एक बार बता दूं आपको कि किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे, विभवांतर में हमेशा दो सिरे की बात आती है। विभव की बात होती है तो वो किसी चालक में प्रवाहित आवेश के कारण किए गए कार्य को विभव कहते हैं, अर्थात वो विभव एक पर्टिकुलर किसी एक सिरे का होता है। विभवांतर होते हैं जो दोनों विभवों का होता है, दोनों सिरों के बीच होता है। तो दोनों सिरों के बीच या किसी चालक के दोनों सिरों के बीच आवेश द्वारा किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। अगर वोल्ट की परिभाषा बतानी है कि V बराबर होता है W/Q, W/Q। अगर 1 वोल्ट की परिभाषा बतानी है कि 1 वोल्ट कब होगा, तो 1 वोल्ट भैया कब होगा? आप सीधी सी बात जानते, एक कब आएगा? जब E वैल्यू कुल मिला के क्या हो जाए? 1, अर्थात W भी क्या हो जाए? 1 हो जाए, 1 जूल, और Q का मान भी क्या हो जाए? 1 कूलम। तो 1 कूलम अगर आवेश भी है, मतलब कि W भी 1 है और Q का मान भी 1 है, तो V का मान क्या जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ऐसे ही परिभाषा ही बना लेते हैं 1 वोल्ट का। कैसे बना लेंगे कि किसी चालक में, जब किसी चालक में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच 1 जूल का कार्य किया जाता है, तो उसमें उत्पन्न विभव 1 वोल्ट होगा, या उस पे उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट होगा। सीधी सी बात ऐसे करना, मतलब W की 1 हो जाए और Q भी आवेश वो 1 हो जाए, तो विभवांतर का मान भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक अब जनपे करते हैं वोल्ट होता है, इसलिए 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से विभवांतर की बात हो जाती है। अब बात है ये है कि क्या जो उसमें प्रतिरोध है और तो रुकावट उत्पन्न होता है, तो का अलग अलग होता है? तो सीधी सी बात अलग अलग होता है। अब ये बताइए, जौन भी चालक होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, अब सब पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, पदार्थ अलग होता है, और परमाणु भार अलग अलग होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, जब सब कुछ अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, तो क्या रुकावट अलग अलग नहीं होगा? ये बताओ, जैसे 4-5 जड़ संगी बैल हो, अब 4-5 संगी कुल बड़े बड़े हुए, मजबूत है, एक कई बराबर हुए का? एक मजबूत नहीं ना होंगे। कोई न कोई निश्चित रूप से अगर लड़ा जाए आपस में, अगर तो लड़े, कोई न कोई कमजोर होगा, कोई बढ़ियार होगा, कोई उससे बढ़ियार होगा, कोई एकदम में कमजोर होगा, तो ये होता है। कुल यानी एक बराबर न हुए, तो वैसे ही कुल पदार्थ जितना एक बराबर न हुए। जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, कॉपर है, जितने भी पदार्थ है ना, वो कुल का चलक अलग अलग है, कुल में अलग अलग प्रवाह का कारण है, प्रतिरोध अलग अलग होगा। जब प्रतिरोध अलग अलग होगा तो उसका गुण भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये जो प्रतिरोध है वो पे निर्भर करता है, तो थोड़ा हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध की निर्भरता क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। अब प्रतिरोध की निर्भरता की बात हम करते हैं, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो बता दूं मैं, प्रतिरोध तो बहुत बातों पर निर्भर करता है, लेकिन विज्ञान की भाषा में जिस पे सूत्र पे प्रभाव डालते हैं तो निम्न 2 बात है। वो 2 बात कौन कर हम बता दें कि अगर तार बहुत लंबा है, अगर तार जितना लंबा है ना, आप लंबा तार ले लेंगे तो भाई दूरी बढ़ जाएगी, तो उतना ही प्रतिरोध अधिक। अब कह दें कि आपको दूरी अधिक दूर जाना है, ढेर सा दूर जाना है, तो दूर अधिक जाना होगा तो थकेंगे कि नहीं थकेंगे? मतलब थकेंगे, रुकावट। थकते कैसे? रुकावट का। अगर ऐसा रुकावट न मिले, आपकी एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो दिन रात आप कई दिन ऐसे क्या होंगे? चलते जाएंगे। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो हम भी क्या होते, हमेशा पढ़ाते रहते दिन भर ना, लेकिन बोलते 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 सूख जाता है, घास सूख जाता है, आदमी थक जाता है। तो थकता काहे है? कोई ना कोई रुकावट उत्पन्न होता है, जिस भी माध्यम से होता है। तो वही तरह से ना, जितने लंबा तार होगा उनमें रुकावट उतने अधिक होगा। अर्थात पहला नंबर यही बता दिए कि जो उसका प्रतिरोध है, उसका जो प्रतिरोध है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है?
चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक जितना ही लंबा होगा, जितना ही बड़ा तार होगा ना, उतना अगर तई मुड़ की तार है तो प्रतिरोध का हो कम, जितने छोट सा उतने प्रतिरोध का, और जितने ही बड़ा करे उतने प्रतिरोध का हो जाए। बढ़िया। तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? उसकी चालक के तार की लंबाई के बराबर, अर्थात उस तार की लंबाई जितना अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना अधिक। इस बीच में जानते हैं समानुपात का चिन्ह कहते हैं। समानुपात में जितने बढ़ेगा उतने बढ़ी, जितने कम उतने कम। मतलब ये प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है? उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात किस प्रकार का निर्भर करता है। दो बात होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है समानुपाती। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में, जैसे ई बढ़े तो यू बढ़ी, ई घटे तो यू समानुपाती। और उल्टा क्या कहता है? व्युत्क्रमानुपाती क्या कहता है? जी उल्टा, मतलब ये बढ़े तो घटे और घटे तो बढ़े। जब घटे बढ़े बढ़े घटे तो ओके व्युत्क्रमानुपाती बोले जाए। और जो बढ़े तो बढ़े, दोनों बढ़े तो दोनों बढ़े, दोनों घटते तो दोनों घटे, तो वो क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो लंबाई के क्या होता है? प्रतिरोध समानुपाती होता है, उसको अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। अनुक्रमानुपाती या इसी को समानुपाती भी कहते हैं। आप भुलाए मत जाइए, समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती होते हैं चाहे अनुक्रमानुपाती, एक ही बात। अब दूसरी बात ये है कि लंबाई हो गया, कहा तरवा की मोटाई पर भी निर्भर करता है। तो हाँ, मोटाई पर निर्भर करता है, उसका प्रतिरोध ना उसकी मोटाई पर निर्भर करेगा। उसकी मोटाई के ठीक उल्टा होता है। तो तार जितने मोटा होगा, जितने मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जितने पतला होगा उतने प्रतिरोध अधिक होगा। हम सिंपल सी बात है, एकदम सरल सा बात। ये बताओ, अगर मान लें दरवाजा, जो मकान का दरवाजा है वो बहुत पतला हो, सकरा हो, और जब सकरा पर दरवाजा होगा उसमें से फील्ड उसमें मकान उसमें भरे हैं, कमरे में सभी बच्चे, मान लो 150 बच्चे भरे, और छुट्टी हो गई और घंटी लग गई, और सब का हुआ कि हम लोग सब लोग एक के साथ निकल जाए। तो एक के साथ कैसे निकलेंगे? सब लोग जब निकलेंगे ना, जब दरवाजा पतील रहेगा तो एक में लड़ जाएंगे दरवाजा में, किनारा घाव लग जाएगा। घाव लग जाएगा मतलब उसकी परेशानी हो जाती है, अर्थात रुकावट का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर दरवाजा बड़ा होता है, मतलब पूरा खोल देते, दरवाजे में नहीं होता, तो पूरा लड़के एक के बार का होते निकल जाते और कौनो किसी को घाव नहीं लगता। तो मतलब कहा कि जितने तार अगर मोटा है उसका प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही कम होगा, उतना ही रुकावट कम होगा, और जितने तार पतला होगा उसका रुकावट उतना ही अधिक होगा। तो मतलब क्षेत्रफल का होता है। और विज्ञान की भाषा में इसको क्या कहेंगे? तो अपने भाषा में आपका हो गया, लेकिन विज्ञान की भाषा में कहेंगे प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुपाती, लेकिन क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। क्षेत्रफल समझते हैं, जैसे कि तार मान लीजिए, तो इसका जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ये परिच्छेद इसलिए कहते हैं इसको टीएस काट, ऐसे अनुप्रस्थ काट ऐसे काटते, इसको बोलते हैं टीएस काट। तो ये टीएस काट होता है, परिच्छेद इसको बोलते हैं। परिच्छेद क्षेत्रफल की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक में उत्पन्न प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दो बात है, और दोनों बतिया को मिला दीजिए। अगर एक नियम और दूसरे नियम को मिला देंगे, नियम एक व दूसरे, जब एक और दोनों नियमों को मिला देंगे ना, तो ये बन जाएगा यल, ये भी इसके अनुपात है, यल ऊपर है, ये नीचे, ऐसे लिखते हैं कि आर समानुपाती यल बाई ए। क्या हो गया? आर समानुपाती यल बाई ए। और कौनो सवाल लगाते हैं तो समानुपात पे नहीं लगाते, किस पे लगाते हैं? बराबर पे लगाते हैं। तो इस समानुपात हटाने के लिए उस चालक के प्रकृति पर जाते हैं। हमने बताया कि अगर चांदी है, सोना है, लोहा है, तांबा है, जो भी जस्ता है, जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं सबकी अलग अलग गुण होती है, उसमें प्रतिरोध का गुण अलग होता है। उसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। उसके जो गुण को, विशिष्ट गुण को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सबका अलग अलग रुकावट होता है, उस रुकावट का अलग नाम दे दिया जाता है, जिसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। और वह उसको नियतांक लगा देते हैं, ये हो जाएगा यल बाई ए। इसको हम ना ऐसे तरीका करते हैं, रो बोलते हैं। क्या होते हैं? रो लिखते हैं, रो हाँ, लेकिन पढ़ते हैं रो। और यही जहां रो एक क्या है? नियतांक।
नियतांक का मतलब मैंने बता दिया कि वही चीज कि सभी के लिए, लोहा के लिए इसका अलग होगा विशिष्ट प्रतिरोध का मान, कॉपर के लिए अलग होगा, चांदी के लिए अलग होगा, सोना के लिए अलग होगा, जस्ता के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, मैग्नीशियम के लिए अलग होगा। एल्युमिनियम पर कॉपर पोटेशियम के सबके लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जितने भी पदार्थ होंगे सभी पदार्थों की ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान एक निश्चित होता है, फिक्स होता है। चाहे वो विशिष्ट प्रतिरोध, चाहे वो चालक जैसे कि कह दे कि एक मोटा कॉपर का तार है, एक पतला कॉपर का तार है, तो क्या करें कि कॉपर पतला हो गया, मोटा हो गया, तो क्या उसका प्रतिरोध बदल जाएगा ना, प्रतिरोधवा एक को नहीं बदलेगा, वो बराबर रहेगा। वो प्रतिरोध को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, यही लिए विशिष्ट नाम दिया गया। विशिष्ट माने हो गया एक उसका एक खास जो होता है रेजिस्टेंस होता है, खास उसकी एक वैल्यू होती है, उसी लिए उसका नाम दिया है कांस्टेंट, नियत होता है, नियतांक होता है। अब ये सूत्र बन गया आपका R बराबर रो इंटू एल बाई ए। आर बराबर प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध इंटू उसकी लंबाई बटे परिच्छेद का क्षेत्रफल, जहां रो क्या हो गया, एक नियतांक हो गया। अगर बात आती है कि इस रो का मात्रक क्या है, इस रो का मात्रक हम मात्रक बता रहे थे आपको, इस रो का मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालना होगा, तो रो बराबर आप करेंगे पश्चांतर करेंगे तो हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। अब जानते हैं कि रो का मात्रक निकालना है, तो रो का मात्रक हो जाएगा, R का मात्रक ओम होता है, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे मीटर, तो 1 मीटर और से मीटर क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 मीटर बचा ना, तो ये लिए इसका मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। क्या हो गया, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। अब बात आती है कि इसका जो परिभाषा क्या होगा, इसकी परिभाषा अगर लिखनी पड़ेगी तो कैसे कहेंगे, ऐसे तो सूत्र द्वारा बताएंगे नहीं। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा में बता दूं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां से बता दें कि अगर यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, अगर यल का मान क्या हो जाए, 1 मीटर हो जाए, अगर ए का मान क्या हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर, उसके मात्रक किसी चीज का हम वैल्यू रखते हैं, एक रखते हैं, एकांक रखते हैं, तो उसकी वैल्यू मात्रक के अनुसार लिखते हैं। अगर लंबाई का मात्रक आप जानते हैं मीटर होता है तो मीटर लिखेंगे, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर दोनों को सीजीएस में लिखते हैं तो सीजीएस में आप लिखिए सेंटीमीटर लिखेंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अगर मिलीमीटर में लिखते हैं तो मिलीमीटर लिखते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो जिसमें लिखेंगे आप उसी में लिखेंगे, उसका मात्रक जो होता है उस ढंग से लिखेंगे। तो ये परिभाषा कहते हैं कि अगर यल का मान 1 रख दे, अगर ए का मान भी 1 रख दे, तो यल 1/1 क्या हो जाएगा, R बराबर रखेंगे तो R बराबर क्या हो गया, 2, मतलब उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके प्रतिरोध के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो सिंपल सी परिभाषा में बताता हूँ कि यही से ले लेते हैं कि एकांक परिच्छेद वाले एकांक लंबाई के चालक में, एकांक परिच्छेद वाले एकांक लंबाई के चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को, मतलब जितना प्रतिरोध, एकांक माने हमने कह दिया आपको याद नहीं करना है कि एकांक माने न मीटर में, हम एक एकांक न बोलना है तो कहिए 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल और 1 मीटर की लंबाई। सेंटीमीटर में कहेंगे तो इससे एकांक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो कहें कि सेंटीमीटर में का परिभाषा अलग हो जाएगी, मिलीमीटर में परिभाषा अलग हो जाएगी, तो किसी में परिभाषा अलग नहीं होगी, जैसे भी बोलना है। इसलिए हम एकांक करते हैं, एकांक मतलब जिनमें जो भी होगा एक ही में होगा। मीटर ये मीटर तो ये भी मीटर में होगा, अगर यल सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो इसलिए दोनों की परिभाषाएं, दोनों का जो है हम एक ही में लेते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से बता दें कि एकांक लंबाई वाले एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल के चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को
बात समझ में आएगी। ऐसे एकांक लंबाई वाले चाहे एकांक परिच्छेद वाले एकांक लंबाई के चालक के क्षेत्र में जितना प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध इसे कहते हैं। आपने देख लिया इसका मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक की बात करेंगे, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। इस प्रकार से हम विशिष्ट प्रतिरोध को जानते हैं। तो इतना जितना बताया गया उसको आप भली भांति अच्छे ढंग से उसको देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। नहीं समझ में आता है तो उसको पूछ लीजिए, लेकिन वीडियो के अंत में लाइक, कमेंट एंड शेयर और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।